नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि आपका अपने चैनल अमोक क्लासेस में स्वागत और वंदन करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी और आप अच्छे स्वस्थ होंगे। हम लोग दोस्तों 25 मई को टारगेट किए हुए हैं। 25 मई का आपका आईएएस वाला जो पेपर है उसको टारगेट किए हुए हैं, जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं टेस्ट सीरीज की। हम लोगों ने करीब 3 टेस्ट जो है आपका दृष्टि आइज कवर कर चुके हैं। अब और 2 टेस्ट आपका विजन आइज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चूंकि वो टेस्ट नंबर 3 था जिसमें हम लोग डिस्कस किए ज्योग्राफी वाले सेगमेंट की आपकी काव्य मैम ने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट नंबर 1, जो कौन सा है, विजन आई इसका टेस्ट सीरीज है। और दोस्तों विजन आई टेस्ट सीरीज एक ऐसी टेस्ट सीरीज है जिसकी भाषा, लेबल और सब कुछ जो है आईएएस के समकक्ष है। आईएएस समकक्ष का मतलब ये है जिस हिसाब से प्रश्न पूछे जाते हैं आपका आयोग में, वैसे ही प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न का। देखिएगा, अब इसमें सेगमेंट दोस्तों हम एक बार चीज और इन्फॉर्मेशन बता दें आपको। 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक पहला सेगमेंट होगा, दूसरा जो है 51 से लेकर 100 तक होगा। ठीक है, आप लोग पेन और पेपर निकाल लीजिए और जब मैं ऑप्शन पढ़ूं आप अपने हिसाब से उसको आंसर लगाइएगा। उसके बाद जो है अब फिर मैं जो आंसर बताऊंगा उसे मिलाइएगा और देखिएगा कौन सा आपका आंसर सही हो जा रहा है। और उससे क्या होगा, क्योंकि टेस्ट एक ऐसी चीज है, आप निरंतर अगर प्रयास करते रहेंगे तो आप कुछ की टेस्ट सीरीज ही एक ऐसी चीज होती है कि आप अपने आप को निखार ले आ पाएंगे, तैयारी में निखार ले आ पाएंगे। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। देखिएगा, थोड़ा बड़ा कर लिया जाए। पहला प्रश्न है, चूंकि हाँ ठीक, पहला प्रश्न है आपके सामने। संविधान द्वारा प्रदान की गई पहचान के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? संविधान लोगों को सामूहिक पहचान प्रदान करता है जब वे आधारभूत नियमों के लिए सहमत होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किसी एक व्यक्ति ने स्वीकार नहीं किया है, बल्कि क्या किया, पूरी भारत की जनता ने किया है। क्या किया है? पूरी भारत की जनता ने किया। इसका मतलब क्या है, इसके जो हमारी पहचान है इसकी वाली क्या है, ये सभी पूरे भारत की जनता के लिए समूह की बात कर रहा है। इन पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है। दूसरा क्या है, संविधान के नियम राजनीतिक पहचान तो प्रदान करते हैं लेकिन नैतिक पहचान प्रदान नहीं करते। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। क्योंकि संविधान अगर बना है उसमें क्या है, नैतिकता भी दी गई है। नैतिकता कैसी दी गई है, जैसे लोगों को स्वतंत्रता दी गई है, लोगों को समानता दी गई है, जो आपका अल्पसंख्यक लोग हैं, जो आपके पिछड़े वर्ग हैं, उनको भी पहचान की बात की गई है, अस्पृश्यता को उन्मूलन की बात की गई है। ऐसे कुछ पहचान है जिसको क्या किया, नैतिकता के आधार पर निर्धारित किया गया है। यानी ये स्टेटमेंट क्या है आपका गलत है, पहला स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को संविधान के मूल अधिकार के रूप में निम्नलिखित कितने संरक्षण मिलते हैं? क्योंकि आप पता है दोस्तों, कौन सा, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में 2 प्रकार के निरोध होते हैं, मतलब कार्रवाई होती है। एक होती है दंडात्मक, दूसरा होती है निरोध। दूसरा क्या होती है, निरोध। दंडात्मक विशेषता ये होती है दोस्तों, अगर कोई पुलिस आपको मतलब अरेस्ट करने जाती है, पहले उसको क्या करना है, सूचना देना पड़ेगा और 24 आवर पहले क्या होगा, उसको मतलब मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। निरोध में क्या होता है दोस्तों कि अपराध होने की आशंका में आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी कि आप ऐसा नहीं कि आपने अपराध किया है, लेकिन क्या किया जा सकता है, ऐसा लगता है कि आप अपराध कर सकते हैं और यह मुद्दा सार्वजनिक हो चुका है। सार्वजनिक मतलब यह है कि आप सार्वजनिक हित में है, क्या है, सार्वजनिक हित में है, तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है और पहली बार 3 माह तक किया जा सकता है। कितना? 3 माह तक किया जा सकता है। देखिएगा, हिरासत में लिए गए लोग को निरोध के कारणों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, भले ही वे सार्वजनिक हित के विरुद्ध हो। नहीं दोस्तों, अगर किसी निरोध के संरक्षण में लिया गया है कि निवारक निरोधता जिसे कहते हैं, उस आधार पर लिया गया है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। मतलब न्यायालय को बताने, मतलब कोर्ट को, पुलिस को भी इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं कि नहीं आपको किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत है इसमें। दूसरा कह रहा है, यदि मजिस्ट्रेट का आगे हिरासत में अधिकृत नहीं करता तो हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 24 घंटे के उपरांत रिहा करना चाहिए। देखो, ये बात सामान्य हिरासत की है, ना कि निवारक निरुद्धता की है। अगर निवारक निरुद्धता के तहत होता तो आपको 24 घंटा कैसे कोई अनिवार्य पाबंदी नहीं की गई है। लेकिन अगर सामान्य हिरासत में लिया गया है तो आप उसको क्या होगा, 24 घंटे के अंदर क्या करना चाहिए, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए। ये स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। ठीक है, आगे देखिएगा, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को निरोध के आदेश के विरुद्ध अनिवार्य रूप से प्रतिवेदन का अवसर दिया जाएगा। अब बताइए क्या स्टेटमेंट सही है कि नहीं सही है? यानी ऐसा नहीं,
हिरासत में लिए गए व्यक्ति को निरोध के आदेश के विरुद्ध अनिवार्य रूप से प्रतिवेदन का अवसर दिया जाए। बिल्कुल दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति को निवारक नोटिस के तहत किया गया है तो क्या किया जाएगा, उसे अपने खिलाफ अपने पक्ष में क्या है प्रतिवेदन करने का, प्रतिवेदन देने का क्या है अधिकार है न्यायालय में। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट फिर पढ़िएगा, यदि मजिस्ट्रेट के आगे हिरासत में अधिकृत नहीं करता है तो हिरासत के लिए गए व्यक्ति को 24 घंटे के उपरांत रिहा किया जाएगा। दरअसल दोस्तों है क्या, जब निवारक निवारक निरुद्धता के तहत होता है गिरफ्तारी, वहां 24 घंटे की पाबंदी नहीं लगती। यानी ये स्टेटमेंट क्या है आपका गड़बड़ है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, केवल एक। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व जो है की विशेषता नहीं है, यानी डीपीएसपी कौन सी विशेषता नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। पहला क्या है, विधि निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का दायित्व है। ठीक, अगला क्या है, यह किसी विधि के संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण में न्यायालय की सहायता करते हैं। ठीक, अगला क्या है, यह कार्यपालिका की निरंकुशता और विधायिका के स्वेच्छाचारिता विधियों पर अंकुश के रूप में कार्य करते हैं। और सभी कथन में से एबीसी डीपीएसपी की विशेषताएं हैं। नहीं दोस्तों, जो डीपीएसपी होता है, डीपीएसपी एक सिद्धांत है, निर्देश है सरकार को। सरकारों के निर्देश है, जब वो आप कोई कल्याणकारी काम करेंगे या कोई कानून बनाएंगे तो इसको ध्यान में देख कर रहेंगे, मतलब इसको आपको नजरअंदाज नहीं करना है। यानी ये विशेषता ऊपर से नहीं, लेकिन ये स्टेटमेंट अगर तीसरा देखेंगे, इसमें जो लिखा है कार्यपालिका की निरंकुशता और विधायिका की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाता है, ये दोस्तों जो विशेषता है मूल अधिकार का है। किसका है, मूल अधिकार का, ना कि डीपीएसपी का। ठीक है, यानी ऑप्शन सी क्या होगा आपका सही होगा। आगे चलते हैं। चौथा स्टेटमेंट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संविधानवाद की अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। देखिएगा ऑप्शन क्या है, यह एक विचारधारा है जो लिखित संविधान की सर्वोच्चता को बढ़ावा देती है। अच्छा, इसका अर्थ, दूसरा ऑप्शन क्या है, इसका अर्थ है कि लोकतांत्रिक देश में संविधान अनिवार्य है। यह सिद्धांत दर्शाता है कि सरकार अपने प्राधिकार को मूल विधि से प्राप्त करती है और ये प्राधिकार इसके द्वारा ही सीमित होती है। ठीक है, इसका अर्थ है कि संविधान द्वारा नागरिकों को कुछ हस्तांतरित अधिकार प्रदान किए जाते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन सी है कि यह सिद्धांत जो है सरकार अपने प्राधिकार के मूल विधि के प्रदान करती है। बिल्कुल, क्योंकि सरकार जितने भी काम करती है वो संविधान के तहत मिली गई शक्तियों द्वारा करते हैं, न कि अपनी स्वेच्छाचारिता से। इसलिए स्टेटमेंट क्या है आपका सी वाला ऑप्शन क्या था आपका सही है। आगे चलिएगा, पांचवा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन अमृत से संबंधित है। ऑप्शन क्या है सामने, हिमालयी नदियों को को स्वच्छ करना, एंटीबायोटिक दवाओं को अत्यधिक उपयोग रोकना, निर्धनता के लोगों के लिए घर बनाना, या निर्धनतम लोगों के लिए घर बनाना, या फिर महानगरों में सड़कों को सफाई करना। दरअसल ये जो दोस्तों अमृत ऑपरेशन अमृत है, ये केरला सरकार ने चलाया है। कौन सा, केरला में। उसका एक बड़ी वजह यह है, जो कि हम लोग कभी भी बीमार होते हैं, कुछ भी होता है, छींक भी आते हैं, एंटीबायोटिक खा ले। तो ऐसा नहीं, एंटीबायोटिक दवाओं का जो अधिकतम जो प्रयोग किया जा रहा है उसको रोकने के लिए, क्योंकि एंटीबायोटिक जब प्रयोग ज्यादा होता है तो हमारे बॉडी में सुपर बग वाली स्थिति होती लगती है। सुपर बग का मतलब ये होता है कि ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमारे बॉडी में एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट क्या है आपका भी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा डीपीएसपी यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व के मूल उद्देश्य है। अब पहला क्या है, स्थिति के अवसर की समानता, या फिर राजनीतिक न्याय, या सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, या आस्था की स्वतंत्रता। कौन सा है दोस्तों इसमें, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र या कल्याणकारी राज्य की स्थापना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना जो है, ये ऑप्शन सी आपको क्या होगा सही होगा। आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संदर्भ में आपको विचार करना है। ठीक है, देखिएगा, इसे 2003 में 89 संविधान संशोधन द्वारा क्या क्या अधिनियम माध्यम से गठित किया गया। ठीक है, अगला क्या दे रहा है, अध्यक्ष और सदस्यों को सेवा शर्ती कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट क्या है, यह किसी भी शिकायत की जांच करते समय आयोग के पास सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होती हैं। अब बताइए कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है आपका। इसमें ध्यान देने वाली बात है, इसका जो गठन हो रहा है दोस्तों, सर्वप्रथम आपको एक कहानी में बता दूं, मतलब हुआ क्या था। सर्वप्रथम
1990 में एक आयोग का गठन किया गया था जिसका नाम था राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जाति और एससी एसटी आयोग थी। क्या था? एससी एसटी आयोग का गठन कब किया गया था? 89 में किया गया था, सॉरी 1990 में किया था और नियम 89 का था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या 2003 में क्या किया गया, एससी और एसटी क्या कर दिया, अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? एससी और एसटी अलग कर दिया गया। इसी हिसाब से क्या हो, ऑप्शन पहला क्या है आपका सही है। ठीक है, 2003 में एससी एसटी आयोग को अलग अलग कर दिया गया था। अगला क्या है, कह रहा है इसके अध्यक्ष और सदस्यों की जो सेवा शर्तें होती हैं कौन तय करता है? ध्यान देना है, इसका राष्ट्रपति ही निर्धारण करते हैं। दूसरा भी स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। तीसरा क्या है, किसी भी शिकायत की जांच करते समय आयोग के पास सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होती हैं। अब बताइएगा तीनों स्टेटमेंट क्या है आपका दोस्तों, ये सही है। तीनों स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से समाजवादी सिद्धांतों में से कितने राज्य के डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्वों में परिलक्षित होते हैं? अब बताना है कौन कौन सी इसमें डीपीएसपी की है। ठीक है, मतलब कि कौन जिसमें समाजवादी लक्ष्य है। देखिएगा, समान न्याय को बढ़ावा देना और तथा गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, ये है कि नहीं है? बिल्कुल दोस्तों, ये आपका क्या है? समाजवादी लक्ष्य है। ग्राम पंचायतों को गठन करना तथा उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाना। नहीं दोस्तों, ये गांधीवादी सिद्धांत कैसा है? गांधीवादी सिद्धांत है, न कि समाजवादी सिद्धांत। दूसरा ऑप्शन गलत है। अगला क्या है, काम की न्याय संगता, मनोचित दशाएं और प्रसूति सहायता प्रदान करना, ये सहायता है कि नहीं? बिल्कुल, ये बिल्कुल ही क्या है आपका सामाजिक, मतलब सामाजिक लक्ष्य की सहायता मतलब लक्ष्य है। ठीक है, ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन बी इसमें आपका सही होगा। आगे चलिएगा, अगला प्रश्न है आपका 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा निम्नलिखित में कितने निर्देशक तत्व जोड़े गए? ठीक है, देखिएगा ऑप्शन क्या क्या है, बच्चों के लिए स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर प्रदान करना, समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों और को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, आय, प्रतिष्ठा, सुविधा के अवसरों को, असमानता के को कम करना। अब बताइए कि कौन कौन सा ऐसा संशोधन है जो आपका 42वें के द्वारा जोड़ा गया। दोस्तों, ये पहला जो है बच्चों को स्वास्थ्य विकास का अवसर प्रदान करना, यह भी जोड़ा गया। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 39 में जोड़ा गया था। और उसके बाद समान न्याय को बढ़ावा देना किस में जोड़ा गया था? ये 39 का में जोड़ा गया। किस में जोड़ा गया था? 39 का में जोड़ा गया। ठीक है, और जो आय, प्रतिष्ठा और सुविधा के अवसर समानता की बात कर रहा है, ये आपका जो जोड़ा गया है कब से, किसके द्वारा जोड़ा गया है? ये जोड़ा 44वें के द्वारा। किसके? 44वें के द्वारा। यानी ऑप्शन तीसरा गलत है, बाकी दो ऑप्शन क्या है आपके सही। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार के पारित किए गए विधेयक को दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य के गठन किया जा सकता है? दोस्तों, ये संसद जो होती है, अनुच्छेद आपने 4 में पढ़ा होगा, अनुच्छेद 4 में लिखा गया है किसी राज्य के विखंडन के लिए, किसी राज्य के नए निर्माण के लिए, सीमा में परिवर्तन के लिए, नाम में परिवर्तन के लिए जो संसद संशोधन करेगी साधारण बहुमत से करेगी। इसके लिए क्या किया जाएगा? 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं है। यानी ऑप्शन ए क्या होगा आपका सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में हिमालय वुल्फ सुर्खियों में रहा। ठीक है, इसके संदर्भ में आपको हिमालय वुल्फ के संबंधित कथनों पर आपको बताना है कौन सा सही है। पहला क्या है, यह भारत में पाई जाने भेड़िए की एकमात्र प्रजाति है। अच्छा, आप सोचिए पहले, क्या भेड़िया मतलब जिसे हम सियार कहते हैं गौरी भाषा में, सियार की क्या क्या हिमालयी सियार होते हैं? अरे गांव, हर गांव टहलते रहते सियार। यानी पहला स्टेटमेंट तो आपका गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, देखते हैं, कह रहा है यह प्रजाति प्राकृतिक रूप से केवल ट्रांस हिमालय में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्या है, इसे अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण आयु C1 के संकटग्रस्त रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एंडेंजर्ड नहीं दोस्तों, बल्कि वल्नरेबल है। किसमें? वल्नरेबल है। यानी ऑप्शन सी भी आपका क्या है गलत है। अब अगर ऑप्शन क्या सा ए, बी और सी तीनों ही सही नहीं है। इसमें दोस्तों जो आपका दूसरा ऑप्शन दे रहा है, यह प्रजाति प्राकृतिक रूप से केवल ट्रांस हिमालय में पाया जाता है, नहीं, ये आपका कहाँ कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड में पाया जाता है, सिक्किम में भी पाया जाता है, अन्य स्थानों पर भी पाया जाता है। ऐसा नहीं कि केवल ट्रांस हिमालय में ही पाया जाता है। यानी तीनों स्टेटमेंट क्या है आपके गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, सीबीआई के या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संदर्भ में आपको विचार करना है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें सही है। सही स्टेटमेंट पूछा है, ध्यान देना है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें, इसमें ध्यान देना है आपको, सही पूछा है, गलत पूछा है, क्या पूछा है। ठीक है, क्या है, इसे अपनी शक्तियों
दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से प्राप्त होती है। बिल्कुल दोस्तों, ये क्या है, स्टेटमेंट आपका सही है। इसे वहीं से क्या होता है, स्टेटमेंट मतलब किसी को वहीं से शक्तियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है। दोस्तों, यह प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन नहीं काम करता है, बल्कि कार्मिक लोक शिकायत, किसके, कार्मिक लोक शिकायत, यानी दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, गलत है। अगर दूसरा ऑप्शन हम काट दें, एक यहाँ कट गया, एक यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, यानी ऑप्शन से अपने आप सही होगा, एलिमिनेट हो गया, फिर भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा। अगला क्या, भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों की जांच करती है। बिल्कुल दोस्तों, तीसरा स्टेटमेंट भी क्या है आपका, सही है, यानी एक और तीन क्या है, दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है। ठीक है, आगे चलिएगा। आकाश एनजी यानी न्यू जनरेशन मिसाइल के संदर्भ में आपको विचार करना है। क्या है, आकाश एनजी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। बिल्कुल दोस्तों, ये स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है। ठीक है, दूसरा क्या है, इस मिसाइल में रॉकेट इंजन लगे, नहीं दोस्तों, इसमें रॉकेट इंजन नहीं है, बल्कि ठोस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, ठोस ईंधन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, न कि रॉकेट का। ठीक है, आगे चलिएगा। इसे स्वदेशी रूप से केवल रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है, डीआरडीओ द्वारा किया गया नहीं दोस्तों, केवल यही नहीं किया है, बल्कि कौन किया है इसको, इसको करने वाली एक संस्था है जिसका नाम है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। कौन सा, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने इसको क्या किया, इसे डिजाइन किया था। ठीक है, यानी तीसरा स्टेटमेंट क्या है आपका, गड़बड़ है। अगला क्या है, इस मिसाइल प्रणाली को स्थिर और चालित दोनों प्लेटफॉर्मों पर प्रक्षेपित किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, ये दोनों, ये वाला स्टेटमेंट क्या है आपका, सही, पहला और चौथा सही है, बाकी ये दो और तीन क्या है आपका, गलत है, यानी ऑप्शन बी क्या होगा आपका, सही हो। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें जो एक शब्द लिखा केवल, केवल से जहां ऐसे स्टेटमेंट आपको मिल जाए, आपको पहले तो सोचना पड़ेगा आखिर ऐसा क्यों दिया गया है। ठीक है, आगे चलिएगा। अब आपसे पूछा कौन सा सुमेलित है, विचार करना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री होता है, बिल्कुल होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, बिल्कुल होता है। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण का केंद्रीय गृह मंत्री निर्दोष, इसके भी प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। यानी पहला और दूसरा सुमेलित है, बाकी तीसरा नहीं हुए। ऑप्शन बी क्या होगा आपका, सही होगा। ठीक है, आगे चलिएगा। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से कितने वाद में मूल अधिकार और राज्य के नीति निषेध तत्वों के बीच टकराव की संभावना संबंधित है। मतलब आपको बताना, चूंकि अपने यहाँ क्या हुआ था, कई केस ऐसे थे जिसमें क्या हुआ कि यही विवाद रहा कि डीपीएसपी को वरीयता दी जाए या फिर आपको फंडामेंटल राइट को। ठीक है, इसमें कई केस चले हैं, जैसे आपने सुना चंपकाई दोराई राजन हो गया, गोपालनाथ हो गया, ये सब जो केस हैं इसमें गोलकनाथ, केशवानंद भारती, ये सब केस कैसे थे, इसी से संबंधित माने जाते थे। ठीक है, इसमें से जो इसमें केस देखेंगे, ये गोलकनाथवाद और ये जो है आपका क्या नाम है, ये आईआर कहलो जो है दोस्तों आपकी प्रथम अनुसूची संबंधित, किससे, प्रथम अनुसूची। ठीक है, देखिएगा। और माफ करिएगा, प्रथम नहीं, नवीं अनुसूची, किससे, नवीं अनुसूची, जिसपे प्रथम संविधान संशोधन से संबंधित था। नवीं अनुसूची और प्रथम संविधान संशोधन संबंधित था। गोलकनाथ हो दोस्तों, इसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था, भाई साहब आप संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है, और कहा था कि आप संशोधन भी नहीं कर सकते, और इसमें वरीयता किसको दिया गया था, मूल अधिकार को दिया गया था, मूल अधिकार को दिया गया था। ठीक है, मेनका का अधिवाद किससे था दोस्तों, आपको पता है, विदेश जाने का, विदेश भ्रमण करने का जो अधिकार है आपका, किससे संबंधित है, मेनका गांधी वाले वेद से ही वाद से संबंधित है। मिनर्वा बिल दोस्तों, इसमें भी आपका क्या है, किससे संबंधित था आपका, ये इसमें न्यायालय ने यह कहा था कि जो संशोधन कहा था किया जाता है, अगर इसमें नीति निषेध तत्व को संवैधानिकता और अवैध माना जाता है, इसलिए उसने मतलब ये कहा था कि जो मूल अधिकार है यह क्या कर सकता है, दोनों को समतुल्य है, और डीपीएसपी के ऐसा नहीं कि एक दूसरे को वरीयता देकर समाप्त नहीं करना है। ठीक है, यानी इसमें क्या है, दो स्टेटमेंट आपका सही है और क्या है, बाकी आपका दो गलत है। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला क्या है, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में आपको विचार करना है, मतलब किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लग रहा है, आपको बताना है ऐसा क्या है। ठीक है, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियां कमी हो जाती नहीं दोस्तों, जब राष्ट्रपति शासन लगेगा उसमें उच्च न्यायालय की शक्तियां कभी भी सीमित नहीं की जाएंगी। ठीक है, राज्य मंत्रिपरिषद बर्खास्त की जाती है। अभी जस्ट देखेंगे, मणिपुर वाला एग्जांपल देख लीजिए, उसमें क्या हुआ, मंत्रिपरिषद बर्खास्त कर दी गई। इसमें ऑप्शन ये भी क्या है आपका, सही है।
अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों का मूल अधिकार कटौती होती है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये तब होता है जब 352 तहत राष्ट्रीय आपात लागू होता है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। यानी क्या है, केवल एक स्टेटमेंट सही है, बाकी दो स्टेटमेंट क्या है आपका गलत है। तो इसमें कितने हैं, क्या हो सकता है, केवल एक स्टेटमेंट क्या है आपका सही हो सकता है, ठीक है। आगे चलिएगा। अगला है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास कितने विकल्प होते हैं। यानी अगर संविधान संशोधन विधेयक पेश कर दिया गया तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है। कह रहा है यह विधेयक स्वीकृति को रोक सकता है। नहीं दोस्तों, जब भी संविधान संशोधन विधेयक पारित होता है राष्ट्रपति उससे रोक नहीं सकते, उसको मतलब उस पे हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। क्यों? क्योंकि दोनों सदन से क्या करते हैं, 2/3 बहुमत से पारित करके भेजते हैं, ठीक है। यह विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। नहीं, दोनों नहीं कर सकता। यह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। केवल एक ही स्टेटमेंट क्या है इसमें आपका सही है, देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने मूल संरचना के सिद्धांत को परिभाषित किया है। दरअसल दोस्तों, जो मूल संरचना जिसे हम बुनियादी ढांचा का सिद्धांत कहते हैं, क्या कहते हैं, बुनियादी ढांचा का सिद्धांत, ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद वाद में 1973 में तो दे दिया था, लेकिन इसी परिभाषा ना तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ना तो संसद ने दिया। जब आए तब सुप्रीम कोर्ट कहता है ये क्या है, हमारे बुनियादी ढांचे का सिद्धांत है। ऐसा किसी ने भी नहीं किया, ठीक है। संविधान में भी इसका उल्लेख नहीं है। आगे चलिएगा। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जात यानी नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन का द्वारा किया जाता है। कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, देखिएगा। अनुसूचित जात के लिए अभी हम लोग जो एसटी आयोग देखे थे, एसटी आयोग कब 2003 में जिसका गठन किया जा रहा है अलग करके, देखिएगा। यह अनुसूचित जात के लिए विधिक रक्षोपाय संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करता है। बिल्कुल दोस्तों, ये स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। अगला क्या है, आंग्ल भारतीय समुदाय को शोषण के विरुद्ध रक्षोपाय प्रदान करता है। अब आप सामने ऑप्शन ये आ सकता है, सर आंग्ल कैसे कर सकता है, आंग्ल के लिए दूसरा कमीशन होगा। नहीं, ये क्या है, ऐसा करता है, ठीक है। अगला क्या है, यह अनुसूचित जात के लिए प्रावधान किए गए संवैधानिक रक्षोपाय के कार्यकरण के बारे में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देता है। बिल्कुल दोस्तों, ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है, और राष्ट्रपति उससे कहां रखवाता है, संसद के पटल पर रखवाता है। ये स्टेटमेंट क्या है, तीनों स्टेटमेंट क्या है आपके सही है। ध्यान देना, इसके जो आयोग का गठन किया जा रहा है अनुच्छेद किसके तहत, 338 तहत। इसमें थोड़ा सा और विशेषता बता दें, अगर आपने पढ़ा ही होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, इसमें एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। कौन होता है, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो कुछ अन्य सदस्य होते हैं। अगला क्या है, इसके तहत अब कुछ आपको ये केस दिया गया है, अब आपको पढ़ना है और बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। कह रहा है इसके तहत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को पृथक कर दिया गया, और दूसरे शब्दों में इसके तहत पृथक रूप से गवर्नर जनरल और एक विधायी परिषद का गठन किया गया, जिसे इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। परिषद में एक विधायी शाखा ब्रिटिश संसद के समान प्रक्रियाओं को अपनाते हुए लघु संसद के रूप में कार्य करती थी। अगर दोस्तों जैसे ही आपको सामने लघु संसद मिला, आपको बिना सोचे आंसर माना गया 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा क्या किया गया था, लघु संसद की स्थापना किया गई थी, ठीक है। यानी ऑप्शन क्या है आपके सामने, भारत शासन अधिनियम 1858, चार्टर अधिनियम 1853, यही क्या होगा, ऑप्शन आपका सही होगा। आगे चलिएगा। अगर आप सामने प्रश्न है, क्या निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्वतंत्रता और समानता के बीच सर्वोत्तम संबंध है, वो के संबंधों का वर्णन करता है, आप बताइए कौन सा है। पहला क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, ए समानता के अभाव में स्वतंत्रता से अनेक लोगों को कुछ लोगों को वर्चस्व स्थापित हो जाता है, ठीक है। अगला क्या है, समानता स्वतंत्रता के लिए बाधक है। अच्छा, अगला क्या है, स्वतंत्रता समानता के परस्पर अनन्य है और एक दूसरे के साथ सह-अस्तित्व नहीं हो सकता, ठीक। अगला क्या ऑप्शन, समानता केवल विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए आवश्यक है, जबकि स्वतंत्रता सभी के लिए लाभ होता है। आप बताइए कौन सी स्टेटमेंट इसमें आपको सही है। इसमें पहला स्टेटमेंट आप देखेंगे दोस्तों, क्या समानता के अभाव में, मान लीजिए अगर व्यक्तियों के बीच समानता न हो तो क्या होगा, स्वतंत्रता से क्या करेंगे लोग, कहेंगे अच्छा तुम समान नहीं हमारे, तुम नीचे जाओ, आप स्वतंत्र है लेकिन आपके ऊपर डोमिनेशन किया जा सकता है, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट क्या है आपका इसमें सही है। आगे चलिएगा। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन के शब्दावली में हाल ही में सुर्खियों में रही, इसका उद्देश्य निम्नलिखित में से किस
में पोतों के सुरक्षित नव संचालन की सहायता से संबंधित है। दरअसल हुआ क्या था दोस्तों, अभी जो आपका लाल सागर वाला क्षेत्र था, लाल सागर वाले क्षेत्र में क्या जो हूती विद्रोही थे काफी ज्यादा उस पर आक्रमण कर रहे थे। इसी से ये चर्चा में आया था और ये क्या कहते हैं, अमेरिका जैसे देशों ने, और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा जैसे देशों ने क्या किया था, इस पहल की शुरुआत किया था। यानी क्या था, लाल सागर में जो नौ संचालन की सहायता प्रदान करना। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताना है कौन कौन से इसमें शामिल है। क्या उपयुक्त में से कितने सभी संविधान संशोधन प्रक्रियाओं के लिए अनिवार्य रूप से शामिल होते हैं। यानी आपको बताना जब संविधान संशोधन होता है उसमें कौन कौन सा आपका शामिल होता है। ठीक है, राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल होता है। लोकसभा होता है, बिल्कुल होता है। और राज्यसभा बिल्कुल होता है। इसमें ध्यान देना, विधान परिषद नहीं होती। कुछ दशाओं में लोग विधानमंडल होता है तब जब ऐसे संविधान संशोधन जो संघीय विषय को, किससे हो, संघीय विषय की। यानी चौथा स्टेटमेंट क्या है आपका गड़बड़ है, और बाकी पांचवा भी गड़बड़ है, और 1 2 3 आपका सही है। यानी कथन केवल ऑप्शन बी क्या होगा आपका सही होगा। आगे चलिएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों के संदर्भ में आपको विचार करना है और बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें सही है। पहला क्या है, पहला कह रहा है सीबीसी के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर, मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करता है। बिल्कुल दोस्तों, ये आपका यही स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। सीबीसी के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु को प्राप्त करने तक के जो भी पहले हो पद तक बने रह सकते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, उनका जो कार्यकाल होता है 4 वर्ष होता है या फिर 65 वर्ष होता है। कितना है, 4 वर्ष या 65 वर्ष। या दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका गड़बड़ है। और 70 वर्ष कार्यकाल केवल एक ही लोगों को होता है। कौन सा होता है, ह्यूमन राइट कमीशन। ह्यूमन राइट जो कमीशन होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है 70 वर्ष होता है। ठीक है, आगे क्या, राष्ट्रपति सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर सीबीसी को हटा सकता है। ये स्टेटमेंट क्या है आपका बिल्कुल सही है। यानी 2 स्टेटमेंट क्या है इसमें आपके सही है और एक आपका गलत है। आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, पहला क्या है, केंद्र को किसी भी विषय पर राज्य को कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। अगला क्या, आपसे अगले क्या है, राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियां निलंबित की जा सकती हैं और केंद्र और राज्यों के बीच करों के संवैधानिक वितरण को एक संशोधित करके शक्ति संसद को हो जाती है। अब बताइए इसमें से कौन स्टेटमेंट आपका सही है। इसमें ध्यान देना है दोस्तों, जो आपकी विधायिका होती है, विधायिका तो निलंबित करने की शक्ति है, और लेकिन हर समय निलंबित नहीं की जा सकती। जब भी आपकी होगा राष्ट्रीय आपातकाल में, ये जब विधायिका निलंबित की जाती, जब सरकार चाहेगी तो, वरना ये अनिवार्य नहीं है कि राज्य की विधायिका आपकी समाप्त की जाए। दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका गड़बड़ है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, केंद्र को किसी भी विषय में कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है या कार्यकारी निर्देश देने का शक्ति प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल दोस्तों, जब राष्ट्रीय आपातकाल चलता है केंद्र सरकार क्या कर सकती है, किसी भी विषय क्या कर सकती है, अपना मतलब कि आदेश जारी कर सकती है राज्यों के लिए। और तीसरा स्टेटमेंट क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच करों को संवैधानिक वितरण को संशोधित करने की शक्ति संसद में निहित होती। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं किया जा सकता कि राष्ट्रीय आपात चल रहा है तो आप क्या करिए, हाँ अगर वित्तीय आपात चल रहा है तो आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में नहीं। तीसरा स्टेटमेंट क्या है आपका गड़बड़ है। इसमें कौन सा कथन सही हुआ, ऑप्शन है केवल एक ही कथन क्या है इसमें से सही है। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है आपसे, निम्नलिखित निगमों या प्राधिकरण पे विचार कीजिए। कौन सा, आरबीआई है, भारतीय एफसीआई है, और फिर भारतीय स्टेट बैंक है, फिर क्या भारतीय जीवन बीमा निगम है। अब आपको बताना है कि उपयुक्त में से कितने लेखों को परीक्षण और पूर्णता एवं प्रतिष्ठा भारत के कैग यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। इसमें ध्यान देना हो दोस्तों, जो कैग होता है उसके सिर्फ इतना काम है, जो सार्वजनिक निगम है उतने तक सीमित है, बहुत ज्यादा इसकी रास्ता नहीं फैलाया गया है। ठीक है, कुछ निगम जो है जैसे मान लीजिए कैग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जब सरकार उस पर आदेश करे तो। ठीक है, और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम और इसमें जो आपके दिए गए जो संस्थान देंगे, इन सबके निजी लेखा परीक्षक होता है। किसके द्वारा, इनका सबका अपना, बैंकों के लिए अलग लोकपाल वगैरह होता है, ये सब क्या इनका अपना निजी लेखा परीक्षक होता है। इसलिए इसमें से कोई भी स्टेटमेंट क्या है आपका सही नहीं होगा। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित घटनाओं के संदर्भ में आपको विचार करना है, बताना है क्या,
कौन सा क्रमिक रूप से गठित की गई? क्या है? गोवा के पूर्ण राज्य का दर्जा, ठीक है, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया है आप बताइएगा। फिर क्या है? हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा, सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल करना, और नागालैंड के राज्य का दर्जा। आप बताइए कौन सा कब हुआ? दरअसल जो गोवा है दोस्तों, गोवा तो 1961 में शामिल हो गया था, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया है? 1987 दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो नागालैंड है दोस्तों, नागालैंड 1963 में क्या किया जा रहा है? असम से अलग करके नया राज्य का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। हरियाणा 1966 में किया जा रहा है, और सिक्किम जो है आपको दोस्तों 1975 में किया जा रहा है, ठीक है। इस हिसाब से स्टेटमेंट देखा जाए, सबसे पहले कौन? चौथा है, उसके बाद दूसरा है, उसके बाद तीसरा है, उसके बाद पहला है। 4 2 3 1, 4 2 3 1, ऑप्शन बी आपका क्या होगा? सही होगा। आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है आपसे, स्वतंत्रता के बाद राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में आपको विचार करना है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट क्या है इसमें आपको उपयुक्त में से कौन सा सही है। इसमें ध्यान देना है, कहाँ कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है, ये आपको देखना है। क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग एक भाषा और एक राज्य के सिद्धांत को स्वीकार किया था। दरअसल हुआ क्या था दोस्तों, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो तत्काल में क्या हुए थे? 4 श्रेणी में राज्य थे, क ख ग करके 4 श्रेणियों में राज्य गठित किए गए थे। तो हुआ क्या था, तो एक श्री रामल्लू जी थे आंध्रा के, उन्होंने क्या काम किया? तमिल भाषा के आधार पर एक राज्य, तेलुगु भाषा के आधार पर क्या किए थे? एक राज्य गठन करने की बात मांग कर रहे थे आंध्रा के। हुआ क्या? भूख हड़ताल पर बढ़ गए और 56 दिन के तहत क्या उनकी हत्या, मतलब मृत्यु हो गई। उसमें प्रेशर मार के सरकार ने पहली बार भाषा के आधार पर 1953 में क्या किया था? आंध्रा का गठन किया था। अब उसके बाद कई आयोग गठित किया गया, उसमें क्या किया गया इसकी सिफारिश देखिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग एक भाषा एक राज्य सिद्धांत को स्वीकार किया नहीं दोस्तों, उसने कहा था भाषा के आधार पर राज्य का गठन कर सकता है, लेकिन एक भाषा एक राज्य गठन नहीं किया जा सकता, ठीक है। इन पहला स्टेटमेंट क्या है आपका? गड़बड़ है। फिर कहा राज्य के पुनर्गठन सिफारिश को स्वीकार करने के बाद क्या हुआ था? आंध्र प्रदेश का पहला राज्य बना नहीं दोस्तों, आंध्र प्रदेश पहला राज्य का 1953 में ही बन गया था, जबकि इसकी सिफारिश 1956 में स्वीकार की गई थी, ठीक है। यानी क्या हुआ? दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका? गड़बड़ है। दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका? गड़बड़ है, ठीक है। आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि, या भारत के राष्ट्रगान की को अपनाना, या सामान्य कानूनों का अधिनियमन, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट दिया गया है। कह रहा है कितने कार्य संविधान सभा द्वारा किए गए, यानी जो संविधान सभा गठन किया गया था, कौन कौन सा काम किया गया था दोस्तों? इसमें तीनों स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। तीनों काम क्या किया? संविधान सभा ने इसे किया था, ठीक है। आगे चलिएगा। बैलाडीला, केंद्रमुख, मयूरभंज के बीच क्या संबंध समानता है? ऑप्शन क्या है? ये सोने के खनन स्थल है, ये बॉक्साइट के भंडारण है, यह लौह अयस्क भंडारण है, या प्राकृतिक गैस के स्थल है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है दोस्तों? ये लौह अयस्क है। कहाँ के हैं? लौह अयस्क के संबंधित है, इसीलिए क्या है? ये काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है। आगे चलिएगा। जैसे बैलाडीला कहाँ है? बैलाडीला आपका कहाँ पे? आपका छत्तीसगढ़ में है। और जो आपका ये कुंद्रमुख है, कुंद्रमुख कहाँ पे? कर्नाटका में है। मयूरभंज कहाँ है आपका? झारखंड में। मयूरभंज कहाँ है? झारखंड में, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला आपके सामने प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने की परिकल्पना भारतीय संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार के रूप में की गई है, ठीक है। आप बताइए कि शोषण विरुद्ध अधिकार जो है इसमें से कौन कौन सा है? ये बताइए, गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण, ये क्या शोषण विरुद्ध अधिकार है? नहीं, ये ऑप्शन 22 अनुच्छेद 22 में लिखा गया है, ना कि 23 और 24 के अंतर्गत। इन पहला स्टेटमेंट क्या है आपका? गड़बड़ है। बच्चों में कारखानों के नियोजन के लिए से प्रतिबंध, बिल्कुल दोस्तों, अनुच्छेद कहाँ है? अनुच्छेद 24 में इसका उल्लेख किया गया है। मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम अनुच्छेद 23 में उल्लेख किया गया है। यानी दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका? सही, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। आगे चलिएगा। अगले प्रश्न आपसे पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा व्हाइट गुड्स के उदाहरण है? व्हाइट गुड्स मतलब ऐसे गुड्स होते हैं जो लग्जरियस होते हैं। लग्जरियस मतलब जो आपको क्या कहते हैं उसको? अरे लग्जरियस मतलब क्या कहते हैं? जैसे कि जो बहुत हाई क्वालिटी गुड्स होते हैं, जो आपके मतलब हाई फैमिली यूज करती है, उसके संदर्भित है, ठीक है। ऑप्शन क्या है? वॉशिंग मशीन, और शराब, या फिर एयर कंडीशन, या लग्जरी कार। इसमें ध्यान देना है दोस्तों, जो आपका इसमें पहला वॉशिंग मशीन भी आ जाता है, दूसरा एयर कंडीशनर भी आ जाता है, ठीक है। शराब व्हाइट गुड्स के अंतर्गत नहीं आता है, और ना ही आपका इसमें लग्जरी कार आती है, ठीक है, ना तो लग्जरी कार आती है, ठीक है। आगे चलिएगा। यानी स्टेटमेंट कौन सा होगा आपका?
पहला स्टेटमेंट क्या होगा आपका सही होगा। जो व्हाइट गुड्स होते हैं दोस्तों, ये घरेलू उपकरण होते हैं। कैसे? ऐसे घरेलू उपकरण होते हैं जो क्या होते हैं, टिकाऊ होते हैं और सफेद, इसमें केवल सफेद रंग की उपलब्ध होती है। ठीक है, केवल सफेद रंग में, केवल सफेद रंग में उपलब्ध होता है। इसी में क्या कहा जाएगा, एयर कंडीशनर और वॉशिंग मशीन दोनों आ जाएगा। आगे चलिएगा। खैर, अगला प्रश्न है, राज्य के पुनर्गठन के संदर्भ में आपको विचार करना है और बताना है निम्नलिखित कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं। देख लीजिएगा, इसमें सही नहीं पूछा है वरना आप गलत करके बैठ जाए। ठीक है, पहला पूछा क्या है, कह रहा संवैधानिक संशोधन द्वारा किसी भी क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंपा जा सकता है। बिल्कुल दोस्तों, किसी क्षेत्र को, भारत के किसी भी क्षेत्र को अन्य देश को सौंपने के लिए 368 तहत संविधान संशोधन करना जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा था। ठीक है, अगला क्या है, पहला क्या है, भारत और अन्य देश के बीच सीमा विवाद को समाधान के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, अगर हमें सीमा समाधान करने हैं, ये क्या है आपका स्टेटमेंट, मतलब सीमा समाधान करना है, आपको करना पड़ेगा कि नहीं करना है? बोले साहब क्यों नहीं करना पड़ेगा, यानी स्टेटमेंट क्या है आपका, यही आपका गड़बड़ है। ये स्टेटमेंट क्या है आपका गड़बड़ है, यही गलत है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा इसमें, ऑप्शन बी आपसे इसमें क्या होगा आपका सही होगा। ठीक है, आगे चलिएगा। अगले क्या, रिट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में आपको विचार करना है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट क्या है आपका इसमें से सही है। क्या पूछा है, आप कह रहा बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता। अब बताइएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण निजी व्यक्तियों के खिलाफ जारी किया जाता है नहीं किया जाता? बिल्कुल किया जाता है। यानी पहला स्टेटमेंट क्या है आपका गड़बड़ है। क्या है, प्रतिषेध की रिट केवल न्यायपालिका के विरुद्ध जारी किया जाता है। आप बताइएगा ये स्टेटमेंट आपका सही है कि नहीं सही? नहीं दोस्तों, केवल न्यायपालिका का नहीं, बल्कि क्या होता है, यह न्यायिक और अर्ध न्यायिक जो न्यायाधिकरण होते हैं या फिर जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण होता है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण होता है, उनके विरुद्ध भी जारी किए जाते हैं। यानी स्टेटमेंट क्या है आपका दूसरा भी गलत है। अधिकार परीक्षा रिट की मांग गैर पीड़ित व्यक्ति द्वारा की जा सकती है। बिल्कुल दोस्तों, ये आगे स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। ठीक है, यानी किसमें, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए ही क्या है आपका सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं क्या है, उपयुक्त में से कितनी भारतीय संविधान संघीय विशेषताएं, संघीय विशेषताएं मतलब होगा ऐसी विशेषताएं जिसमें राज्य और केंद्र दोनों को ही उसमें योगदान हो। एकल नागरिकता, ये एकल नागरिकता किसका है, एकल नागरिकता दोस्तों जो है केंद्रीयकरण की विशेषता है, न कि संघीय की। यानी पहला स्टेटमेंट क्या है आपका गड़बड़ है। फिर कह रहा है लिखित संविधान, लिखित संविधान जो है आपका कैसा है, लिखित संविधान कैसा है आपका, ये आपका संघीय व्यवस्था है। कैसा है, संघीय व्यवस्था का विशेषता है। ठीक, एकीकृत न्यायपालिका, ये संघीय नहीं बल्कि एकात्मक व्यवस्था। किसका है, एकात्मक व्यवस्था है। जहां पर एकल की बात आ जाए, जहां पर भी एकल की बात आ जाए, वहां पर क्या होगा, एकीकृत की बात हो जाएगी। कहां, जहां पर राज्यों की भूमिका आ जाएगी वहां पर संघीय व्यवस्था हो जाती है। यानी और संविधान कठोरता, बिल्कुल दोस्तों, संविधान कठोरता रहेगा तो क्या होगा, तो केंद्र सरकार आसानी से संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, इसलिए क्या दूसरा और चौथा ऑप्शन क्या है आपका सही है, यानी ऑप्शन बी आपका क्या होगा सही होगा। आगे चलिएगा। आगे आपके सामने प्रश्न है, एक भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता खो सकता है। ठीक, कब खो सकता है, जब युद्ध के दौरान किसी अन्य विदेशी राष्ट्र की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। अब बताइएगा, अगर कोई अन्य विदेशी मतलब नागरिकता प्राप्त कर लेता है, क्या नागरिकता खोलेगा कि नहीं होगा, बिल्कुल खोले जाएगा। ठीक है, आगे चलिएगा। फिर कह रहा है, यदि युद्ध के दौरान दुश्मन राष्ट्र के साथ अवैध रूप से व्यापार संचालित करता है या फिर देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के दौरान नागरिकों किसी भी देश में 2 वर्ष की कैद हो गई हो। देखिए, इसमें जो आपका स्टेटमेंट जो है आपका ऑप्शन, इसमें ये भी आपका स्टेटमेंट सही है और ये भी सही है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट क्या है आपका गड़बड़ है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन बी आपका क्या होगा सही होगा। आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, संविधान सभा द्वारा अपनाई गई संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारतीय गणराज्य को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से कितने विशेषणों का उपयोग किया गया था। यानी बस ये घुमा दिया गया प्रश्न को, प्रश्न का सामने घुमा दिया गया। ये सामान्य से पूछा जा रहा है, कौन सा मतलब ऐसे वर्ड में से जो संविधान जब बन रहा तब था, बाद में नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, समाजवादी नहीं, ये मूल संविधान में नहीं था बल्कि 42वें धारा जोड़ा गया। संपूर्ण प्रभु संपन्न बिल्कुल था। पंथ निरपेक्षता भी नहीं था। क्यों,
क्योंकि ये कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इन पहला और तीसरा नहीं थे और दूसरा और चौथा था। इन दो ऑप्शन क्या होगा आप इसमें सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्या, हाल ही में सुर्खियों में रहा बबल बबल बेबी सिंड्रोम के संदर्भ में आपको विचार करना है। क्या है, यह हृदय रोग है जो कोविड-19 से प्रभावित शिशुओं को और बच्चों में देखा जा सकता है। नहीं दोस्तों, ये हृदय रोग नहीं है, बल्कि कैसा है, ये अनुवांशिक विकार है। कैसा है, अनुवांशिक विकार है जिसमें डीएनए में कुछ विकार की वजह से ये होता है। ठीक है, बीबीएस बीबीएस बबल बेबी सिंड्रोम एकमात्र उपचार हृदय प्रत्यारोपण है। यानी ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका गड़बड़ है। जब हृदय रोग है ही नहीं तो हृदय प्रत्यारोपण क्या करेंगे, इन दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका गड़बड़ है। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, संविधान में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में आपको कथनों पर विचार करना है। क्या है, पहला क्या है, इसमें किसी भी धर्म को पालन न करने की स्वतंत्रता शामिल है। बिल्कुल दोस्तों, ये तो हमारा अधिकार है ना, किसी धर्म को माने या ना माने, ये तो हमारी इच्छा है। पहला स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। यह सभी प्रकार के धर्म परिवर्तन को रोक लगाता है। नहीं दोस्तों, यह जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन होता है उसको रोकता है, न कि स्वैच्छिक धर्म परिवर्तन को। यानी स्टेटमेंट दूसरा क्या है आपका गड़बड़ है। यह भारतीय क्षेत्र में रहने वाले विदेशी नागरिकों को लागू नहीं होता। नहीं दोस्तों, जो विदेशी नागरिक होते हैं, ऐसा नहीं कि विदेश से आए ईसाई थे भारत में आ गए हिंदू हो गए। ठीक है, ऐसा नहीं है। जो जिस धर्म का है वो उसी धर्म से अपना पालन कर सकता है। यानी दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका गड़बड़ है। केवल क्या है, केवल एक ही ऑप्शन क्या है आपका इसमें सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में मूल कर्तव्यों की सूची में कौन सा बाद में जोड़ा गया, जो कि हुआ क्या था दोस्तों, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें मूल में 10 क्या थे कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन 11वां जो मूल कर्तव्य था कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन जब हुआ था 2002 में। 2002 में जब 86वां संविधान संशोधन हुआ तब जोड़ा गया। इसमें यह कहा गया था अभिभावक भी क्या करेंगे, बच्चों की शिक्षा के लिए काम करेंगे। ठीक है, दिखेगा क्या, वन, झील, नदी और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उनको संवर्धन कार्य करना, ये काम दिया गया। फिर क्या, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानवता ज्ञानार्जन सुधार करना। क्या, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को बालकों को शिक्षा के अवसर पर उपलब्ध कराना। बिल्कुल यही ऑप्शन क्या है आपका सही है। क्यों, क्योंकि इससे कब जोड़ा गया, 86 में जोड़ा गया था। ठीक है, 2002 में। आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन अपने सभी नागरिकों के समानता, स्वतंत्रता और न्याय उपलब्ध कराने की प्रस्तावना का उद्देश्य को प्रभावी बनाता है। दोस्तों, कौन बनाता है दोस्तों, ऑप्शन क्या आपके सामने, मूलाधिकार, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य या फिर न्याय पुनर्लोकन। ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या करता है, हमें समानता भी देता है, स्वतंत्रता भी देता है और न्याय भी देता है। ठीक, न्याय कैसे, अगर इसका उल्लंघन हुआ तो क्या 32 या 226 के साथ कहाँ जा सकते हैं हम, न्यायपालिका के हम जा सकते हैं। स्वतंत्रता देता है, बिल्कुल देता है। समानता देता है, बिल्कुल देता है। लेकिन डीपीएसपी या मूल कर्तव्य में ऐसे कोई प्रावधान नहीं किए गए। ठीक है, आगे चलिएगा। आगे है अगला प्रश्न है यूरिया गोल्ड। यूरिया गोल्ड, चूंकि अभी सरकार ने यूरिया गोल्ड की शुरुआत किया है, अब पूछ रहा है यूरिया गोल्ड के संदर्भ में आपको विचार करना है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। यह सल्फर कोटेड यूरिया है। बिल्कुल, ये कैसा यूरिया है, सल्फर कोटेड है। ठीक है, सल्फर कोटिंग तीव्र गति से नाइट्रोजन के आपूर्ति को सक्षम बनाता है। नहीं दोस्तों, सल्फर कोटिंग क्या होता है, जो इसके गलने वाली प्रक्रिया होती धीमी हो जाती है, इसीलिए यूरिया क्या करता है, ज्यादा दिनों तक काम करता है। ठीक है, यानी ये स्टेटमेंट क्या है आपका गड़बड़ है। पहला स्टेटमेंट क्या है आपका सही है, ऑप्शन ए क्या होगा आपका सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, भारत की वित्तीय सूचना इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, यह केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी है जिस पर संदिग्ध वित्तीय लेन देन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और उस जानकारी के प्रोसेसिंग, विश्लेषण और प्रसार करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका, यह अपनी रिपोर्ट सीधे वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक सूचना परिषद को देता है। आप बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है दोस्तों, इसमें दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपके सही है, दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके सही है। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत निर्वाचन आयोग के स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए संविधान में निम्नलिखित कौन से प्रावधान शामिल है। यानी जो निर्वाचन आयोग है आपका स्वतंत्र रूप से काम करे, इसमें कौन कौन से प्रावधान किया गया है। पहला क्या है, संविधान द्वारा निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति के बाद सरकार के अन्य नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, अगला क्या है, अगला कह रहा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही उन्हें आधार पर हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के पहला स्टेटमेंट सही कि नहीं से बताइएगा। ये दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है आपका
बिल्कुल ही सही है। दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। ठीक है। और फिर क्या कह रहा है? संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावत का उल्लेख है। दोस्तों दरअसल है क्या, पदावत कितनी रहेगी इसका बात नहीं किया गया, बस इतना कहा गया है कि इनका कार्यकाल कितना हो सकता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है। और प्लस ये जो पहला स्टेटमेंट है, कह रहा है सेवानिवृत्ति व पुनर्नियुक्ति की बात नहीं की गई। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर कोई निर्वाचन आयुक्त है, अगर कोई निर्वाचन आयुक्त है, बाद में वह क्या कर सकता, मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन सकता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि निर्वाचन आयुक्त हो गए तो आप हटाया जा सकता है। ऐसा स्टेटमेंट क्या है आपका? गड़बड़ है। केवल दो ही स्टेटमेंट क्या है आपका? दूसरा स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन ए क्या होगा आपका? सही होगा। आगे चलिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, विश्व आर्थिक स्थिति परिदृश्य रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन क्या है सामने? विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक मामले की विभाग, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व आर्थिक मंच। आप बताइए कौन जारी करता है दोस्तों? इसे जो संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक सामाजिक मामले विभाग है वही जारी करता है। ठीक है। आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है आपसे, स्वतंत्रता के बाद राज्य पुनर्गठन की प्रक्रिया में निम्नलिखित सबसे पहले क्या गठित हुआ था? यस के ध्वज गठन का हुआ था, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, जेवीपी समिति का गठन हुआ था या राज्य पुनर्गठन आयोग का हुआ था? बताइएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना था? दरअसल मैं आपको बता दूं, सबसे पहले शुरुआत में 1948 में, सबसे पहले 1948 में क्या गया था? राज्य यस के ध्वज आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद 1953 में आंध्र प्रदेश गठन किया था। जेवीपी समिति की भी गठन दोस्तों 1948 में ही किया गया था। कौन सा? 1948 में ही किया गया था। और ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? 1956 में आया था। यानी कौन से ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन ए क्या होगा आपका? सही होगा। ठीक है। आगे चलिएगा। अगला का है, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में आपको विचार करना है। ठीक है। क्या कह रहा है? किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकार अनुपस्थित होना। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? व्यक्ति युक्तायुक्त वर्गीकरण। ठीक है। फिर क्या, समान परिस्थितियों के अंतर्गत समान व्यवहार। कह रहा है उपयुक्त में से कितने संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत हैं? आप बताइए कि इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट अनुच्छेद 14 के तहत समाहित है। देखिएगा दोस्तों, इसमें जो है किसी भी व्यक्ति के समाज विशिष्ट विशेषाधिकार को अनुपस्थित। बिल्कुल दोस्तों, यानी किसी को विशेषाधिकार संविधान में नहीं दिया गया है। पहला स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। फिर कह रहा है व्यक्तियों द्वारा युक्त वर्गीकरण, ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। और समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, ये भी आपका क्या स्टेटमेंट है आपका? सही है। यानी तीनों स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। आगे क्या है? अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत के महान्यायवादी के बारे में आपको विचार करना है और बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें सही है। क्या है? भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार रखते हैं। बिल्कुल दोस्तों, उनके जो कोई महान्यायवादी जो होते हैं अनुच्छेद 76 के तहत क्या होता है? इनकी नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यानी पहला स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। उसे निजी विधिक प्रैक्टिस करने से रोका जा सकता है। नहीं दोस्तों, उनको विधिक प्रैक्टिस करने के लिए उनका जो अपना प्रैक्टिस है उनको नहीं रोका जा सकता। इसीलिए उनको क्या दिया जाता है? पारिश्रमिक दिया जाता है। क्या? पारिश्रमिक। पारिश्रमिक मतलब ये होता है जितने काम हम भारत सरकार करेंगे उसका उनको मतलब शुल्क दिया जाएगा, ना कि कोई पेमेंट दिया जाता है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका? गड़बड़ है। संसद दोनों सदनों को बोलने के मतदान करने का अधिकार देती है। दोस्तों, बोलने का अधिकार तो है, बट मतदान देने का अधिकार इनको नहीं होता। महान्यायवादी मतदान देने का अधिकार नहीं होता। ठीक है। अगला क्या है? संसद सदस्यों के समान सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार का अधिकार होता है। बिल्कुल दोस्तों, ये चौथा स्टेटमेंट क्या आपका? सही है, क्योंकि संसद सदस्य के समान ही पूरा काम अपना करते हैं। यानी ऑप्शन 1 और 4 आपका क्या है? सही है। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें सही है। राष्ट्रपति आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा कर सकता है? नहीं दोस्तों, नहीं कर सकता। क्यों? ये आंतरिक गड़बड़ी जो वाला काम था 44वां संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया और कहा गया इसके साथ सशस्त्र विद्रोह, अगर सशस्त्र विद्रोह होगा तभी आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है। यानी पहला स्टेटमेंट क्या है आपका? गलत है। तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल के लिखित अनुशंसा कर होने पर कर सकता है। बिल्कुल दोस्तों, ये स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। क्यों? इसके पहले क्या हुआ था? जब 1975 में आपातकाल लगा था, प्रधानमंत्री ने रात को उठी, उनको नींद नहीं लग रही थी, फोन कर लगा दिया और आपातकाल लग गया था। यानी ऐसा कुछ कहा जाता है। यानी इसलिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। कह रहा है अब बाद में संविधान संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया
कि भाई साहब आपातकाल तभी लगेगा जब मंत्रिमंडल पूरी प्रकार से क्या किया जाए कि लिखित सिफारिश दे। इसलिए पहली बार संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया था। ठीक है, आगे चलिएगा। राष्ट्र आपातकाल की घोषणा 2 माह के भीतर इसे संसद के दोनों सदनों में अनुमोदन होना चाहिए। 2 माह नहीं दोस्तों, 30 दिन, 30 दिन या 1 माह, 30 दिन या 1 माह के अंदर क्या किया जाए, अनुमोदन होना चाहिए। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति पर लोकसभा का कोई नियंत्रण नहीं होता है। क्या बताइए, इससे दोस्तों जब होगा तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों साधारण बहुमत से पारित करेंगी। ठीक है, यानी क्या होगा, ये भी स्टेटमेंट क्या आपका गड़बड़ है। ठीक है, यानी कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल क्या हो, दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। ऑप्शन एक ये क्या है, इसमें सही है। आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों का प्रयोग का उदाहरण नहीं है, यानी कब मूल अधिकार का इसमें प्रयोग नहीं किया गया है। एक किसान अपने खेत बेचकर व्यवसाय शुरू कर सकता है। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि हमारे पास क्या है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, अगला क्या है, गुजरात से एक व्यक्ति महाराष्ट्र जाकर वहीं बस सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, हमें कहीं भी रहने और बसने का अधिकार है। दूसरा भी स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। अगला क्या है, एक व्यक्ति को अपने माता पिता को विरासत में संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार है। दोस्तों, इसका उल्लेख हमारा मूल अधिकार में नहीं है। ठीक है, ये इसका उल्लेख हमारे मूल अधिकार में नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है आपका गड़बड़ है। फिर कह रहा है एक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने से इनकार कर देता है। बिल्कुल दोस्तों, हम चाहे किसी धर्म को माने या ना माने, हम कुछ भी करें, ये हमारी निजी स्वतंत्रता हो सकती है। ये स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। यानी ऑप्शन सी क्या है आपका गड़बड़ है, यानी ऑप्शन सी ही क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे से हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें 51 से लेकर 100 तक किया जाएगा और इसे कल कवर करा जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहां आपको उसको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।